अस्सलाम वालेकुम डियर क्लास 10th स्टूडेंट्स। उम्मीद है आप लोग सब खैरियत से होंगे और आपकी न्यू क्लासेस अच्छे से चल रही होंगी। इस वीडियो में हम जो न्यू बुक आई है ना फेडरल बोर्ड में फ़िज़िक्स की 10th क्लास में, इसके जो चैप्टर 1 है ना हीट कैपेसिटी एंड मोड्स ऑफ हीट ट्रांसफ़र, इसके जो MCQs और कंस्ट्रक्टेड रिस्पॉन्स क्वेश्चंस हैं उनको डिस्कस आउट करेंगे। तो मूव करते हैं वीडियो की तरफ। तो एक्सरसाइज में पहले जो MCQs है ना, उसमें फर्स्ट जो स्टेटमेंट है, वाई इज़ वाटर यूज्ड इन रेडिएटर्स ऑफ ऑटोमोबाइल एज कूलेंट। तो गाड़ियों के रेडिएटर में ना पानी को कूलेंट के तौर पे क्यों इस्तेमाल किया जाता है। तो इसकी जो करेक्ट ऑप्शन है, इट हैज़ लार्ज स्पेसिफिक हीट। ये वाली जो ऑप्शन है ना, ये वाली करेक्ट ऑप्शन है इसकी। और इसका रीज़न या एक्सप्लेनेशन जो है, वाटर हैज़ हाई स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी मीनिंग इट कैन अब्सॉर्ब एंड स्टोर a large amount of heat without a significant rise in temperature making it an effective coolant। तो पानी जो है इसकी जो हाई होती है स्पेसिफिक हीट, मतलब इसमें हीट को एब्जॉर्ब करने की सलाहियत ज़्यादा होती है, यानी ये ज़्यादा हरारत को हीट को जज़ब करके टेम्परेचर को ज़्यादा नहीं बढ़ाता ना, इसलिए इसको कूलेंट के तौर पे यूज़ किया जाता है। यानी जब आप पानी को गर्म करते हैं ना घर में भी, तो उसको ज़्यादा हीट देंगे तब वो कुछ गर्म होगा। इसकी बिनिस्बत आप किसी लोहे की सलाख को चूल्हे के ऊपर रखें आग के ऊपर, वो फ़ौरन से हीट अप हो जाएगी। नेक्स्ट जो स्टेटमेंट है, विच ऑफ द फॉलोइंग सिचुएशंस इज़ द बेस्ट एग्जाम्पल ऑफ कंडक्शन। दर्ज में से कौन सा जो इवेंट है वो कंडक्शन की बेहतरीन मिसाल है। तो इसकी ये वाली जो ऑप्शन है ना, अ मेटल स्पून बिकम्स हॉट व्हेन प्लेस्ड इन बॉइलिंग वाटर, ये वाली करेक्ट ऑप्शन है। और इसका रीज़न जो है, कंडक्शन अकर्स व्हेन हीट इज़ ट्रांसफर्ड थ्रू डायरेक्ट कॉन्टैक्ट। कंडक्शन जो है ये कब होती है, जब डायरेक्टली ना बराह रास्त किसी राब्ते से, किसी कॉन्टैक्ट से ना जो हीट है वो मुंतकिल हो या ट्रांसफ़र हो। लाइक अ मेटल स्पून गेटिंग हॉट इन बॉइलिंग वाटर, जैसे वो बॉइलिंग वाटर और स्पून जो है ये एक दूसरे से डायरेक्ट कांटेक्ट में है, तो इस तरह वहाँ से हीट जो है बॉइलिंग वाटर की वो जो स्पून है उसमें ट्रांसफ़र हो रही है। नेक्स्ट जो स्टेटमेंट है, विच कॉम्बिनेशन ऑफ हीट ट्रांसफ़र मेथड्स वुड बी डोमिनेंट व्हेन यू प्लेस योर हैंड नियर बट नॉट टचिंग अ फायर। तो जब आप आग के करीब हाथ रखते हैं ना लेकिन इसे छूते नहीं हैं, तो जो हरारत की कौन सी जो एक किस्म है वो डोमिनेंट होगी, वो गालिब होगी। तो इसका जो ऑप्शन है ना करेक्ट वाली, रेडिएशन एंड कन्वेक्शन, ये वाली जो है ये वाली करेक्ट ऑप्शन है। और इसका रीज़न जो है कि यू फील वार्मथ थ्रू रेडिएशन फ्रॉम द फ्लेम्स एंड कन्वेक्शन फ्रॉम हॉट एयर राइजिंग। तो इसका जो रीज़न है ना कि वो जो फायर है उसके अंदर से जो वेव्स है ना वो एनर्जी को ट्रांसफ़र कर रही हैं रेडिएशन से। जैसे सन से हम तक हीट पहुंचती है, ऐसे ही फायर से भी हम तक हीट पहुंचती है। और जो हॉट एयर है ना उसके राइज अप, उसके उठने से ना जो कन्वेक्शन का प्रोसेस होता है हॉट एयर से ना, तो उससे भी मतलब हीट हम तक पहुंच रही है। नेक्स्ट में ना जो व्हाट इज़ सिंबल एंड व्हाट इज़ यूनिट फॉर हीट कैपेसिटी ऑफ एन ऑब्जेक्ट, किसी शय की जो हीट कैपेसिटी है उसकी का अलामत और उसका जो यूनिट है ना वो बताना है। तो इसको ये जो ना जॉल पर केजी पर केल्विन, ये वाली ऑप्शन इसकी लगानी है। और इसका रीज़न है ना, द हीट कैपेसिटी ऑफ एन ऑब्जेक्ट इज़ द अमाउंट ऑफ हीट एनर्जी, यानी वो हीट एनर्जी की अमाउंट जो रिक्वायर है टू राइज, यानी उसको बढ़ाने के लिए ना टेम्परेचर को ऑफ द ऑब्जेक्ट बाय 1 डिग्री सेल्सियस और केल्विन। तो 1 सेल्सियस या 1 केल्विन किसी बॉडी का टेम्परेचर राइज करने के लिए कितनी हीट की ज़रूरत है। तो स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी जो है इज़ मेजर्ड इन जॉल्स, तो इसको जॉल्स में मेजर करते हैं, जॉल्स पर किलोग्राम पर केल्विन। तो ये इसका जो होगा वो यूनिट होगा। नेक्स्ट जो स्टेटमेंट है, इफ़ द सेम अमाउंट ऑफ एनर्जी इज सप्लाइड टू इक्वल मैसेज ऑफ वाटर एंड कॉपर, व्हाई डज द टेम्परेचर ऑफ कॉपर इंक्रीजेज फास्टर। अगर पानी है और साथ में कॉपर जो कि एक मेटल है, उन दोनों को एक ही जैसी हीट दी है, तो जो कॉपर है वो जल्दी क्यों मतलब उसका टेम्परेचर राइज अप हो जाता है, वो जल्दी गर्म क्यों हो जाता है। तो इससे रिलेटेड वैसे ऊपर भी आ चुका है ना पहला क्वेश्चन। तो इसमें ये जो ऑप्शन सेलेक्ट करनी है ना, कॉपर हैज़ अ लोअर स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी, ये वाली करेक्ट ऑप्शन है। तो इसका जो रीज़न है ना, कॉपर हीट्स अप फास्टर बिकॉज
इट हैज़ अ लोअर स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी कंपेयर टू वाटर। तो ये जो तांबा है ना, कॉपर, उसकी जो हीट कैपेसिटी है वो पानी से कम होती है, यानी थोड़ी सी हीट देने से उसका ज़्यादा टेम्परेचर राइज होता है, जबकि पानी को तो ज़्यादा सी हीट देंगे तो उसका थोड़ा सा टेम्परेचर राइज होगा। इसलिए ना जो ये कॉपर है वो जल्दी हीट अप हो जाता है। नेक्स्ट जो स्टेटमेंट है, द ट्रांसफर ऑफ हीट दैट टेक्स प्लेस बिकॉज ऑफ डेंसिटी डिफरेंस इन फ्लूइड्स इज। तो ये जो फ्लूइड्स हैं उसमें डेंसिटी के फ़र्क की वजह से ना, डिफरेंस की वजह से हीट की जो ट्रांसफ़र है वो क्या कहलाती है। तो ये कन्वेक्शन वाली जो ऑप्शन है ये सिलेक्ट करनी है। तो कन्वेक्शन ऑकर्स ड्यू टू मूवमेंट ऑफ फ्लूइड caused by temperature and density difference। तो कन्वेक्शन उस वक्त होता है, ये वाला प्रोसीजर जो है, जब ये कोई लिक्विड है या गैस है उसकी डेंसिटी में डिफरेंस हो। तो डेंसिटी जो होती है वो मास बाय वॉल्यूम के इक्वल होती है, जो फिर टेम्परेचर के डिफरेंस की वजह से पैदा होता है ना। तो नेक्स्ट जो स्टेटमेंट है, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट बेस्ट एक्सप्लेन्स व्हाई अर्थ एक्सपीरियंसेस मोर हीट फ्रॉम द सन देन द मून डिस्पाइट बीइंग ऑलमोस्ट द सेम डिस्टेंस अवे। तो कौन सा बयान जो है ना वो वजाहत करता है इनमें कि जो ज़मीन सूरज से ज़्यादा गर्मी क्यों महसूस करती है, हालांकि चांद भी तकरीबन इतने ही फासले पर है, तो चांद इतना हीट अप क्यों नहीं होता ना मून। हालांकि दोनों का सूरज से जो डिफरेंस है ना वो बहुत ही ज़्यादा नहीं है फ़र्क ना, मून हमसे थोड़ा मतलब करीब है, लेकिन अगर सन के अकॉर्डिंग देखें तो इस डिफरेंस में बहुत ज़्यादा फ़र्क नहीं आता। तो इसका जो ऑप्शन है ना, द अर्थ हैज़ ग्रीन हाउस गैसेज, ये वाली ऑप्शन सेलेक्ट करनी है। तो इसका रीज़न जो है ना, ग्रीन हाउस गैसेज ऑन अर्थ ट्रैप हीट फ्रॉम द सन इंक्रीजेज ओवरऑल टेम्परेचर। तो ग्रीन हाउस जो गैसेज हैं ये जब ट्रैप कर लेती है ना हीट को, सन की जो हीट ज़मीन पे आती है वो ट्रैप आउट हो जाती है, यानी वो ज़मीन से वापस नहीं जा सकती। तो उससे क्या होगा कि ओवरऑल जो हमारा प्लानट है उसका टेम्परेचर थोड़ा राइज अप हो जाता है, लेकिन ये सारा प्रोसीजर मून पे नहीं होता। इस वजह से मून इतना ज़्यादा हीट अप नहीं होता जितना ज़मीन होती है। तो नेक्स्ट जो है, डल ब्लैक कलर ऑन अ सरफेस इज़ द बेस्ट एब्जॉर्बर ऑफ रेडिएशन, विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ द बेस्ट रेडिएटर। तो किसी जो सरफेस पे ना जो थोड़ा डल ब्लैक रंग जो है वो रेडिएशन का बेहतरीन एब्जॉर्बर है, इसमें से तो बेहतरीन रेडिएटर कौन सा होगा। तो इसमें डल ब्लैक सरफेस जो है ना ये सिलेक्ट करनी है आंसर में। तो dull black surface not only absorb radiation well but also emit it effectively, making them good radiators। तो ये जो dull black surface है ये रेडिएशन को ना सिर्फ अच्छे से एब्जॉर्ब करती है ना, बल्कि बहुत ही अच्छे से ना मौसर तरीके से इसको रेडिएट भी करती हैं, यानी खारिज भी करती हैं, इसलिए ये बेहतरीन रेडिएटर भी होती हैं। नेक्स्ट जो स्टेटमेंट है, हाउ डज द इनहेंस्ड ग्रीन हाउस इफेक्ट कंट्रीब्यूट टू ग्लोबल वार्मिंग। तो ज़्यादा जो ये ग्रीन हाउस इफ़ेक्ट है तो आलमी दर्जा हरारत में ना, यानी इंटरनेशनल ग्लोबल वार्मिंग में इजाफे में कैसे मतलब ये कंट्रीब्यूट करता है, ज़्यादा उस पर इफ़ेक्टिव क्यों होता है। तो इसका जो करेक्ट ऑप्शन है ना, इट ट्रैप मोर हीट इन द अर्थ्स एटमॉस्फेयर राइजिंग ग्लोबल टेम्परेचर, ये वाली ऑप्शन सेलेक्ट करनी है। और रीज़न ये है, द इनहेंस्ड ग्रीन हाउस इफेक्ट इंक्रीजेज द अमाउंट ऑफ इंफ्रारेड रेडिएशन ट्रैप्ड इन द अर्थ्स atmosphere due to excess greenhouse gases which causes the global temperature to rise। तो ग्रीन हाउस इफेक्ट में ना ये जो हमारी इन्वायरमेंट है, ग्रीन हाउस गैसेस ये जो है ये ट्रैप होने से ना ये बढ़ जाती हैं, जो ज़्यादा फिर जो टेम्परेचर है उसको ट्रैप आउट कर लेती हैं, उसको रोक लेती हैं, जिससे ज़मीन का जो है या हमारे प्लानट का दर्जा हरारत जो है टेम्परेचर वो राइज अप हो जाता है। क्योंकि यहाँ पे ग्रीन हाउस इफेक्ट का अब जिक्र आ चुका है, तो ये वैसे पिछली क्लासों में भी डिस्कस आउट हो चुका है, तो छोटी सी इसकी डेफिनेशन को भी डिस्कस आउट कर लेते हैं। तो ग्रीन हाउस इफेक्ट इज़ अ नेचुरल प्रोसेस वेयर गैसेज इन द अर्थ एटमॉस्फेयर ट्रैप हीट वार्मिंग द प्लैनेट्स सरफेस। तो ग्रीन हाउस जो असर है या ग्रीन हाउस इफेक्ट जो है ये एक नेचुरल प्रोसेस है जहाँ ज़मीन के जो इन्वायरमेंट में ना गैसें जो हैं वो गर्मी को यानी टेम्परेचर को ट्रैप आउट कर लेती है, अपने अंदर फंसा लेती है ना, जिससे जो हमारा प्लानट है या जो भी प्लानट पे ये प्रोसीजर हो, लेकिन क्योंकि यहाँ पे हम अर्थ को ही डिस्कस आउट कर रहे हैं तो प्लानट की जो सरफेस है वो थोड़ी हीट अप होती जाती है ग्रेजुअली। नेक्स्ट जो स्टेटमेंट है, व्हाट इज़ द प्राइमरी ड्राइविंग फोर्स बिहाइंड द मूवमेंट ऑफ टेक्टोनिक प्लेट्स। टेक्टोनिक जो प्लेटें हैं
उनकी मूवमेंट के पीछे ना बुनियादी मुहर्रक या ताकत क्या है ना, तो प्राइमरी ड्राइविंग फोर्स उसके पीछे क्या है, तो इसमें मेंटल कन्वेक्शन करंट्स ये वाली ऑप्शन सेलेक्ट करनी है। तो रीज़न क्या है ना, तो हीट फ्रॉम द अर्थ्स कोर काजेज कन्वेक्शन करंट्स इन द मेंटल। तो कोर वाला जो हिस्सा है मरकज़ वाला, उससे जो निकलने वाली हीट है ना वो मेंटल में करंट्स पैदा करती है, उसमें वेव्स जनरेट करती है जो फिर इन प्लेटों को ना मूवमेंट देते हैं। तो जो टेक्टोनिक प्लेट्स हैं इनको भी ज़रा सा डिस्कस आउट कर लेते हैं। टेक्टोनिक प्लेट्स आर लार्ज इरेगुलरली शेप्ड पीसेस ऑफ अर्थ्स लिथोस्फीयर। तो ये जो है ना टेक्टोनिक प्लेट्स, ज़मीन की जो लिथोस्फीयर है ना, क्रस्ट और ऊपर वाली जो मेंटल का हिस्सा है, उसके बड़े कुछ पार्ट्स है ना, यानी इरेगुलर शक्ल के ना टुकड़े होते हैं दैट मूव स्लोली ओवर द अर्थ्स मेंटल। तो ये ज़मीन के ना मेंटल के ऊपर आहिस्ता आहिस्ता सिरकते रहते हैं, मूवमेंट करते रहते हैं। तो नेक्स्ट जो स्टेटमेंट है, विच लेयर ऑफ अर्थ इज़ कंपोज्ड ऑफ पार्शली मोल्टन रॉक दैट कैन फ्लो स्लोली। ज़मीन की कौन सी तह जो है वो जुज़वी तौर पर यानी पार्शली पिघले हुए पत्थरों पर ना मुश्तमिल है, जो आहिस्ता आहिस्ता ना बह सकती हैं, फ्लो कर सकती। तो इसमें ना एस्थेनोस्फीयर ये वाली ऑप्शन सेलेक्ट करनी है। तो रीज़न जो है, द एस्थेनोस्फीयर इज़ अ सेमी मोल्टन लेयर बीनीथ द लिथोस्फीयर वेयर रॉक्स आर सॉफ्ट एंड कैन फ्लो स्लोली अलोइंग प्लेट मूवमेंट। तो एस्थेनोस्फीयर जो है ये पार्शली मोल्टन होती है, यानी नींद पिघली हुई हालत में होती है ना, ये एक लेयर जो है जो लिथोस्फीयर के नीचे होती है और आहिस्ता आहिस्ता ना फ्लो करती रहती है, यानी जो प्लेट्स हैं ना उनकी मूवमेंट को मुमकिन बनाती है। नेक्स्ट जो स्टेटमेंट है, विच ऑफ द फॉलोइंग एक्सट्रीम वेदर इवेंट्स इज मोस्ट डायरेक्टली एसोसिएटेड विद राइजिंग सी लेवल्स। मुंदरजा झैल में से कौन सा जो शदीद मौसम का इवेंट है ना, जो समंदर की सतह को बुलंद होने में ना ज़्यादा उसका एसोसिएशन है या उसका ज़्यादा ताल्लुक है उससे, तो इसमें हरिकेन्स जो हैं ये वाली ऑप्शन सेलेक्ट करनी है। तो इसका रीज़न जो है, राइजिंग सी लेवल्स इंक्रीज द रिस्क एंड स्ट्रेंथ ऑफ हरिकेन्स एज वार्मर ओशन वाटर्स प्रोवाइड मोर एनर्जी फॉर स्टॉर्म सिस्टम्स। तो समंदर का जो लेवल है, समंदर की जो सतह है ना, बुलंद होने से जो हरिकेन्स की शिद्दत बढ़ती है, ये वाले जो तूफ़ान है ना हरिकेन्स, क्योंकि जो गर्म पानी है ना हॉट वाटर, वो तूफ़ानों के लिए ज़्यादा तवानाई फराहम करता है। उसके ऊपर से जो भी वाटर वेपर्स बन के ना उड़ रहे होते हैं वो उसको ज़्यादा एनर्जी फ्राहम कर रहे होते हैं। तो यहाँ पे इसके MCQs तो कंप्लीटेड है। नेक्स्ट में ये थोड़ा कुछ कंस्ट्रक्टेड रिस्पॉन्स क्वेश्चन जो हैं, फॉलो द डायरेक्शंस टू रिस्पॉन्ड द फॉलोइंग क्वेश्चंस। इसमें पहले ये थोड़ा लिखा हुआ है ना कि दिस AI जनरेटेड इमेज, या सामने इमेज जो दिया गया है, illustrates global warming caused by the greenhouse effect and its impact on climate change। तो ये AI से तैयार करदा एक तस्वीर है, ग्लोबल वार्मिंग को ज़ाहिर करती है और जो ग्रीन हाउस असर की वजह से होती है ना, और इसके मौसमियाती तब्दीली पर असरात को दिखाई दे रहा है। तो इट शोज़ हाउ राइजिंग टेम्परेचर ड्यू टू ग्रीन हाउस इफेक्ट लेड टू मोर फ्रीक्वेंट एंड इंटेंस हीट वेव एंड हरिकेन्स। तो ये दिखाया गया है ना कि किस तरह ग्रीन हाउस असर की वजह से जो टेम्परेचर में इजाफा ज़्यादा और शदीद हीट वेव और तूफ़ानों का बायस बनता है ना, यानी हरिकेन्स का बायस बनता है। तो इसमें इससे रिलेटेड जो क्वेश्चन ए है ना, हाउ डू इंक्रीज टेम्परेचर्स लीड टू मोर फ्रीक्वेंट हीट वेव्स इन सिटीज़। तो बढ़ते हुए टेम्परेचर जो है शहरों में ज़्यादा बार हीट वेव्स का बायस कैसे बनते हैं। तो इसका आंसर जो है ना, इंक्रीज टेम्परेचर कॉज्ड बाय ग्लोबल वार्मिंग ट्रैप मोर हीट इन द एटमॉस्फेयर। इंटरनेशनली ना वो कह रहे कि टेम्परेचर्स का जो इंक्रीज़ है इन्वायरमेंट में ज़्यादा ट्रैपिंग की वजह से, मतलब ज़्यादा टेम्परेचर जो है ना हीट का वो ट्रैप हुआ जा रहा है हमारी इन्वायरमेंट में। दूसरा, स्पेशली इन सिटीज़ वेयर बिल्डिंग्स रोड्स एंड व्हीकल्स एब्जॉर्ब एंड रिटेन हीट। ख़ासतौर पर जो शहरों में ना जहाँ इमारतें, सड़कें हैं, गाड़ियाँ वगैरह, ये सब जो हैं ये एब्जॉर्ब करती हैं हीट को और उसको ट्रैप कर लेती हैं, रोक लेती हैं। तो दिस क्रिएट्स द अर्बन हीट आइलैंड ना इफेक्ट मेकिंग सिटीज़ हॉटर देन सराउंडिंग एरियाज। इससे जो अर्बन हीट आइलैंड का असर पैदा होता है जो शहरों को ना इर्द गिर्द के इलाकों की निस्बत ज़्यादा गर्म कर देता है, एंड काजिंग मोर फ्रीक्वेंट एंड इंटेंस हीट वेव्स। और इससे क्या होगा कि हीट वेव्स को ज़्यादा बार और शिद्दत से आने का सबब बनता है। इसी का जो बी पार्ट है ना इसी हिस्से का, हाउ माइट द इंटेंसिटी ऑफ फ्यूचर हरिकेन्स चेंज इफ़ ग्लोबल टेम्परेचर्स कंटिन्यू टू राइज। अगर आलमी दर्जा हरारत जो है
उसमें इजाफा जारी रहा तो आइंदा तूफ़ानों की शिद्दत किस तरह बदल सकती है आने वाले जो हरिकेन्स होंगे ना फ्यूचर में। तो इसका आंसर जो है, इफ़ ग्लोबल टेम्परेचर्स कीप राइजिंग ओशंस विल बिकम वार्मर। तो उससे क्या होगा कि ग्लोबल टेम्परेचर अगर इसी तरह बढ़ता रहा ना तो सारे समंदर जो हैं उनका टेम्परेचर भी गर्म हो जाएगा। वार्म ओशंस वाटर फ्यूल्स हरिकेन्स मेकिंग दैम स्ट्रॉन्गर। तो ये वाला जो गर्म पानी है ये मज़ीद तवानाई फ्राहम करेगा हरिकेन्स को, तूफ़ानों को, जिससे वो ज़्यादा ताकतवर हो जाएंगे, यानी और ज़्यादा मतलब शिद्दत से आएंगे। सो फ्यूचर हरिकेन्स में बिकम मोर इंटेंस एंड डैमेजिंग। तो इससे क्या होगा कि आने वाले वक्तों में जो हरिकेन्स आएंगे ना, ये वाले तूफ़ान, ये ज़्यादा शदीद होंगे, ज़्यादा तबाहकुन होंगे। सी जो इसका पार्ट है, एक्सप्लेन व्हाट द ग्लास रूफ ऑफ अ ग्रीन हाउस and carbon dioxide in Earth's atmosphere have in common in terms of heat and temperature। तो ग्रीन हाउस में ना ये जो ग्लास की जो छत है और ज़मीन के माहौल में ना मौजूद कार्बन डाइऑक्साइड, उसका जो दर्जा हरारत के लिहाज से ना एक जैसे कैसे हैं। तो इसका जो आंसर, द ग्लास रूफ ऑफ अ ग्रीन हाउस ट्रैप हीट इनसाइड एंड कीप द टेम्परेचर वार्म। तो ग्रीन हाउस जो है वो शीशे की छत के अंदर की हरारत को कैद कर लेती है और दर्जा हरारत को गर्म रखती है। सिमिलरली कार्बन डाइऑक्साइड इन अर्थ एटमॉस्फेयर ट्रैप हीट फ्रॉम द सन। इसी तरह ज़मीन के माहौल में मौजूद जो कार्बन डाइऑक्साइड है ना, वो सूरज की जो भी हीट आती है उसको ट्रैप कर लेती है, उसको अपने अंदर कैद कर लेती है। तो बोथ प्रिवेंट हीट फ्रॉम स्केपिंग कॉजिंग द टेम्परेचर टू राइज। तो दोनों सूरतें क्या हैं, वो टेम्परेचर यानी वो जो हीट है ना उसको बाहर निकलने को रोकती हैं, जिससे दर्जा हरारत जो है वो बढ़ जाता है। नेक्स्ट मैंने जो क्वेश्चन है, ये टेबल दिया हुआ है ना, shows the temperature of 10 gram of water and 10 gram of iron। तो being in direct sunlight for up to 60 minutes के लिए इनको direct sunlight में रखा हुआ है। तो इससे रिलेटेड जो क्वेश्चंस हैं, create line graph of temperature on y axis and time on x axis। तो इसका ग्राफ क्रिएट करना है वाटर और आयरन का ना। बी श्योर टू बी लेबल द सब्सटेंसेस। तो उनको लेबलिंग भी करनी है। तो इसका जो आंसर है ना, ये सामने ग्राफ भी बना हुआ है, आप यहाँ से इसको नोट डाउन कर सकते हैं। तो यूज़ करना है ना टेबल वैल्यूज़ प्लॉट के ऊपर, लाइन ग्राफ के ऊपर। तो टाइम जो है वो एक्स एक्सिस पे और टेम्परेचर जो है उसको वाई एक्सिस पे, वाटर और आयरन के लिए ना। तो इसके लिए ये दो लाइनें जो है ये क्रिएट होंगी, तो इसके थ्रू आप इसको सॉर्ट आउट कर सकते हैं। नेक्स्ट इसका जो पार्ट है, बेस्ड ऑन द डेटा इन द टेबल विच हीट्स अप क्विकली वाटर और मेटल। तो ये जो टेबल दिया हुआ है इसकी बुनियाद पर कौन सी चीज़ जो है वो जल्दी हीट अप होगी ना, मतलब ये मेटल या फिर वाटर। तो जाहिर है मेटल जो है वो हीट अप होगी जल्दी क्विकली देन वाटर। तो इसकी एक्सप्लेनेशन ये है ना कि आयरन्स टेम्परेचर इंक्रीजेज फ्राम 25 टू 65 डिग्री ना, यानी इसमें 40 डिग्री का इंक्रीज़ आया है, जबकि वाटर जो है वो सिर्फ 25 से 30 डिग्री तक इंक्रीज़ हुआ है। तो ज़्यादा जो इंक्रीज़ हुआ है ना टेम्परेचर वो आयरन में हुआ है, यानी मेटल में। नेक्स्ट में इसका जो पार्ट है, विच डू यू थिंक विल कूल मोर स्लोली वाटर और आयरन ना। तो कौन सी जो चीज़ है ना वो ज़्यादा आहिस्ता ठंडी होगी। तो अपने आंसर की वजाहत भी करनी है। तो इसका आंसर जो है, वाटर विल कूल मोर स्लोली देन आयरन। वाटर जो है ये इसकी हीट कैपेसिटी ज़्यादा होती है ना, ये ज़्यादा सारी हीट को लेके थोड़ा सा अपना टेम्परेचर राइज करता है, लेकिन इसकी खूबी है ना कि ये वापस स्लोली ठंडा होता है, आहिस्ता आहिस्ता। तो वाटर जो है वो स्लोली दोबारा ठंडा होगा आयरन की निस्बत। वाटर हैज़ अ हायर स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी विच मीन्स इट टेक्स मोर टाइम टू लूज़ हीट, यानी इसको अपनी हीट लूज़ करने में ज़्यादा देर लगेगी। आप पानी का एक बर्तन गर्म करके रखें ना, एक गिलास सही ज़्यादा सा गर्म, वो काफ़ी देर लगेगी ना उसको ठंडा करते हुए। उसकी निस्बत आप एक स्पून ले लें मेटल की, उसको आप गर्म करें तो उसको आप रख दें तो 1 मिनट बाद ही बिल्कुल ठंडी हो जाएगी, नॉर्मल टेम्परेचर पे आ जाएगी। नेक्स्ट जो इसका पार्ट है ना, व्हेन यू बॉयल वाटर इन एन आयरन पॉट ऑन द स्टोव विच हीट्स अप फास्टर द आयरन पॉट और द वाटर प्रोवाइड अ रीज़न फॉर योर रिस्पॉन्स। आप चूल्हे पर ना लोहे का बर्तन भी रख लें आयरन का, और बर्तन में ना पानी उबालते हैं, तो पहले कौन गर्म होता है ना, लोहे का बर्तन या पानी ना। तो जवाब की वजह भी बयान करनी है। तो पहले ना आयरन पॉट जो होगा वो हीट अप होगा ना फास्टर देन द वाटर। ये वाला तो आंसर हो गया, लेकिन इसकी जो एक्सप्लेनेशन है, आयरन हैज़ अ लोअर स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी, उसकी जो हीट कैपेसिटी है ना वो लोअर है, सो इट रिक्वायर्स लेस एनर्जी टू हीट अप क्विकली।
यानी उसको थोड़ी सी एनर्जी की ज़रूरत होगी ना, हीट की, अपना टेम्परेचर राइज करने के लिए एज़ कम्पेयर टू वाटर। तो यहाँ पे ये जो हमारे कंस्ट्रक्टेड रिस्पॉन्स क्वेश्चंस हैं ये कंप्लीटेड है। उम्मीद है ये वीडियो और ये जो नोट्स हैं ये आपके लिए हेल्पफुल होंगे। तो जल्द न्यू वीडियो में नए लेक्चर के साथ मिलेंगे। हैव अ नाइस टाइम।